Today I will explain the chapter चिकित्सा का चक्कर। बच्चों, नीम हकीम खतरे जान, कभी कभी ये कहावत चरित्रार्थ हो जाती है। हकीम वैद्य अपनी अपनी ढपली बजाते हैं, नाउद भक्त ओझा अपना अपना राग सुनाते हैं। व्यंग्यात्मक ढंग से इस कहानी में इन्हीं तथ्यों को मनोरंजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये बेढप बनारसी जी की लोकप्रिय व्यंग्य कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता तो मुझे बहुत इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। ये तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी 2 दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने को नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। और सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी कि दोस्त लोग सामने आकर बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढप जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। हाँ, तो मैं एक दिन हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा कुछ ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मुझे आने में देर हो जाएगी। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियाँ थीं और वही रोज़ वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दे दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक रात को 3 बजे नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की, दोबारा पी। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ़ लाए। मैं पूरा हाल भी ना कह पाया था कि आप बोले, जुबान दिखाइए, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहित्य का मज़ा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल अभी खुला नहीं है, नहीं तो दवा आपको मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। बोतल में गर्म पानी करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक आरंभ कर दी गई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी ना हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा, तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर ये मेरा दोष नहीं है।
उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। आप लंदन के एक RCS थे। खैर, डॉक्टर साहब बुलवाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हो जाता है, थोड़ा गर्म पानी करवाइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। एक पर्ची पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वो सुई कोंचकर दवा डाली। डॉक्टर साहब ये कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी। दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वो भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे बोले, ये तो आपकी इच्छा पर है। यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वो तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिन और दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत भड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टर को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। मैंने दवा जारी रखी। अभी तक सप्ताह भी ना पूरा हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी लौट आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो भी संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशास्त्रीकरण सम्मेलन की भांति ना कोई किसी की बात मानता था, ना कोई निश्चय हो पाता था। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप सामने मेरी कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहित होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी से आपटे का कोष तो लेते आइए। ये सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक और सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा पी गई। कभी कभी दर्द कम तो अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द ना गया। दर्द CID के समान पीछा छोड़ता ही ना था।
चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वो आराम कम देती थी, दिमाग चाटती ज्यादा थी। एक सज्जन मुझे देखने तशरीफ लाए, बोले, साहब आप किसी भारतीय हकीम को दिखलाइए। मैंने सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटी की तरह टोपी रखी हुई थी, जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब दुबले पतले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी। रहते बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। अब ये ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नफ्स तो दिखाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज़ देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी थी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, ये सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती है, जादू का। इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात मान क्यों नहीं लेते? कुछ हो ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, परंतु पूरा फायदा ना हुआ। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन है। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लेवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर वे बड़े जोर से हंसे। वे बोले, किसी डॉक्टर को ये सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर बोले, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। खैर, मैंने रात भर सोचा। मैंने भी निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने जो खर्चा बताया उसे सुनकर मेरे पेट में दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। अगर मैंने सोचा जान सलामत है तो सब सलामत है, इतना और खर्च करो। मैंने श्रीमती जी से रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है? आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। ये सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे।
मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करना थी तो इतने रुपए क्यों